Hello students, a very warm welcome to all of you. I Sahil Shah welcome you for today's class. For today we are going to study electromagnetic induction and especially we are targeting IIT JAM aspirants, MSc entrance for biotechnology branch. So let's start. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ऑफ कोर्स ये 12th का टॉपिक है. 12th से आप पढ़ते आ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. आपको ये भी पता है कि ये करंट इंड्यूस के बारे में है कि करंट कैसे इंड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू. फॉर बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ज़्यादातर +2 लेवल तक के ही आते हैं. कॉन्सेप्ट्स इसी पे बेस्ड हैं, बट आज हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ हो हमारी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे और न्यूमेरिकल्स पे. तो आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल्स के लिए ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स गो थ्रू द आउटलाइन ऑफ दिस लेसन, ताकि आपको पता रहे कि आगे क्या आने वाला है. अब आज के लेसन में ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं. तो हम कैसे शुरू करेंगे? हम शुरू करेंगे विद द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि ये इंडक्शन का कॉन्सेप्ट जो कि फैराडे ने दिया, ये किस तरीके से शुरुआत हुआ और किस टाइम पे शुरू हुआ, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा फीलिंग आए फिजिक्स के बारे में. उसके बाद हम इन दो मेन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें तो. इसमें फ्लक्स आपको बताया जाएगा, फ्लक्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे हम. देन फैराडेज लॉ. फैराडेज लॉ गिव्स यू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्शन, कि करंट कैसे इंड्यूस होता है. वो बताएगा कि d∅dt फ्लक्स चेंज करने से करंट इंड्यूस होता है. इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और ऑफ कोर्स क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे दो. और फिर मैं आपको लिस्ट दूंगा फॉर्मूले की. 3 या 4 फॉर्मूले हैं सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जिसके ऊपर कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहे हैं IIT जैम के लिए. ओके, देन इन फर्दर वीडियोस वी विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, ताकि आपकी अच्छी पकड़ रहे इस टॉपिक पे. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहला क्या बताना चाहूंगा मैं आपको बताना चाहूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. आपको ये पता है जब तक हम चार्ज रेस्ट पे हो, Q चार्ज रेस्ट पे हो, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सिर्फ. जब चार्ज मोशन में हो जाए, मतलब कि करंट आ जाए, तब चार्ज इन मोशन, देन वी गेट मैग्नेटिक फील्ड. बट जब चार्ज एक स्टेडी मोशन ना करे, कहीं एक्यूमुलेट हो या कहीं कम पड़े ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलती है. तो ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है और हम इस पे नहीं जा रहे हैं. हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस दैट वी हैव इन नेचर. ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैंने आपको जैसे बताया कि मैग्नेटिक फील्ड हमें कैसे मिलती है. ऑफ कोर्स करंट से, स्टेडी करंट हो. तो ये हमें बताया है ओरेस्टेड ने, हैंस ओरेस्टेड इन 1820 में. उन्होंने कहा स्टूडेंट्स कि अगर हम करंट आई लें किसी कंडक्टर में, अगर मान लीजिए मैंने अपने हाथ में एक कंडक्टर पकड़ लिया जिसमें आई करंट मूव कर रहा है, तो और मैंने उसके पास में एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया, तो क्या मुझे उस मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन मिलेगा? यस. तो इससे यह प्रूव होता है कि एक करंट कैरिंग वायर में अगर आई करंट है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो ये ओरेस्टेड ने बता दिया था. अब साइंटिस्ट ने सोचा क्या रिवर्स भी ट्रू है? तो ये प्रूव करने के लिए फैराडे को 10 ईयर्स लगे और 10 ईयर्स के बाद उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया इंडक्शन का. तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं जो फैराडे ने बताया कि हम मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू करंट कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, कैसे इंड्यूस हो सकता है. तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो कंफर्टेबल स्टूडेंट्स?
तो थोड़ा हिस्ट्री का पता रहता है तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी मन लगता है। तो हम अगला देखते हैं। अब हमें पता लग गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताने क्या वाला है, तो वो कहता क्या है। अगर मैं आपको डेफिनेशन एक सिंपल तरीके से समझाऊं तो मैं क्या कहूंगा कि मान लीजिए कि ये मैंने कंडक्टर लिया हुआ है, ये कंडक्टर है, तो हमें करंट इसी में देखने को मिलेगा। पर कैसे हमें मिलेगा? जब हम इसके पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे। तो मैंने किया, मैंने मैग्नेट आगे या पीछे मूव किया तो क्या मुझे करंट इंड्यूस मिला? यस, आई गॉट अ इंडक्शन इन माय कंडक्टर। इसका अलग डेफिनेशन सेम इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर मैं मैग्नेट वहीं रखूं, मैग्नेट इसी पोजीशन पे रहेगा, मैग्नेट इसी पोजीशन पे रहेगा और मैं करंट मूव कर रहा हूं फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तब भी मुझे इंडक्शन मिलेगा। तो गाइज, हम कंक्लूजन के लिए कुछ ऐसा कह सकते हैं, वी कैन स्टेट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एज कि बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स वी गेट अ इंडक्शन। So we will keep this definition for further use, that अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो हमें इंडक्शन मिलता है। कंफर्टेबल? ओके, लेट्स गो फर्दर। मैंने आपको स्टेटमेंट दिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से इंडक्शन मिलता है, बट व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? इसकी भी अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिले, क्योंकि इस मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। So for definition, if we go for the definition of magnetic flux, it's nothing but the number of magnetic field lines passing through any closed surface. तो इसको, ये फ्लक्स तीन चीजों पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, उस क्लोज्ड सरफेस का जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं उसका एरिया कितना है, एंड थर्ड थिंग इज कि उस सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है। तो हमें पता है कि फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्म ये है। आपको थोड़ा सा और डिटेल में अगर मैं समझाऊं तो मैं ऐसा कह सकता हूं, सपोज दिस इज अ सर्कुलर लूप, अ कंडक्टिंग लूप। तो इसमें करंट फ्लो हो सकता है, पर मैंने अभी इसको किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं किया। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करवाई, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस लूप को रख दिया, और मेरी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, अपवर्ड्स। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माय मैग्नेटिक फील्ड। एंड इस लूप का आप एरिया की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये cos थीटा क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। ओके, तो एरिया वेक्टर ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो इसके परपेंडिकुलर टू सरफेस क्या रहेगा, इन दिस डायरेक्शन। ओके, ये इस तरफ भी हो सकता है, ये हमारे कन्वीनियंस के ऊपर है कि हम कौन सी डायरेक्शन लेते हैं, इससे मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो वी कैन इजीली सी दिस इज द एंगल थीटा। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस लूप के अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इजी रहेगा अगर आप इसको पिक्टोग्राफिकली थोड़ा सा इमेजिन करें। लेट्स सी, बाय चेंजिंग द एरिया हैव आई इंक्रीज्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? यस, तो आप देख सकते हैं फ्लक्स हमारा चेंज हो गया। नाउ द सेकेंड थिंग इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। आई हैव चेंज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ऑफ कोर्स यू कांट सी हियर, एंड I can change the angle of the loop also, the angle between loop and the magnetic field। आप यहाँ देख सकते हैं इस लूप का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, this is the angle, sorry, this is the angle, this is the area vector of the loop। Let me change my color,
दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ द लूप, ब्लैक कलर लूप की बात कर रहा हूं मैं, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो क्या ये थीटा एंगल रहेगा? बिल्कुल। तो क्या अब आप फ्लक्स अच्छे से समझ चुके हैं? बिल्कुल। अगर कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताइएगा। इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं आईआईटी जैम में, स्पेशली फॉर एंट्रेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मास्टर्स, तो आप क्वेश्चन ऐसे देखेंगे कि आपको दिया जाएगा कि सपोज देयर इज गिवन मैग्नेटिक फील्ड टू 1 टेस्ला and you have given something the direction of magnetic field in z cap direction, and you have given this diagram where the loop is like this is a square loop with the side a. तो आपसे पूछा जाएगा कि आप मैग्नेटिक फ्लक्स बताइए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपने कुछ नहीं करना, b क्या है 1 टेस्ला, तो आपने 1 टेस्ला यूनिट रख देनी है। इसके बाद एरिया की बात करें, एरिया इज ए स्क्वायर, एंड व्हाट अबाउट कॉस थीटा? कॉस थीटा आप देखिए कि बी जेड की डायरेक्शन इन अपवर्ड्स, एंड एरिया वेक्टर इज ऑल्सो देयर इन सेम डायरेक्शन, सो कॉस 0 डिग्री इज 1, so your flux is nothing but a square. Okay students, तो अगर आपको अब फ्लक्स समझ में आ गया है तो क्या आप इसको इंडक्शन के साथ रिलेट कर सकते हैं? लेट्स सी हाउ फैराडेज connect the change in flux to the EMF induced or the current induced. He did it by this law, by this mathematical form. See this. By changing the flux with respect to time, you get an induced EMF. EMF is nothing but electromotive force. Don't confuse it with the force. इसका यूनिट न्यूटन नहीं है, इसका ऐसा यूनिट है वोल्ट्स। ये बताता है कि आपके कंडक्टर में वोल्टेज जनरेट हुई है, उसके बारे में बताता है। क्योंकि अगर आपको वोल्ट्स मिलेगा कि इतना वोल्टेज जनरेट हो गई आपके कंडक्टर में, तो आप इसके थ्रू करंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज द फैराडेज लॉ। एंड व्हाई हैव रिटन हियर अ सिंगल कॉइल? क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल कॉइल के लिए फॉर्मूला है। A coil can be rectangular, can be square or anything, but for a single coil. Okay? मल्टीपल कॉइल्स के लिए, जो कि आप सोलेनॉइड में देखते हैं, उसमें मल्टीपल कॉइल्स होती है, तो आपको जितनी रिंग्स हों, सपोज गिवन इज n नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सोलेनॉइड, then you can easily multiply n here and you will get the total EMF induced. So students, I want you to write this formula in your copy because we are going to use this formula in further practice questions. Okay, so comfortable? Now I will tell you what about the question types that we see in MSc entrance of biotechnology. न्यूमेरिकली थोड़ा सा टिपिकल आता है सिलेबस, तो हमें न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। थ्योरी वाइज इस पे ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपको सिंपली डिपेंडेंस पूछी जा सकती है कि फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, या सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट वाइज पूछा जा सकता है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो थ्योरी में यहीं तक रहेगा, बट फॉर न्यूमेरिकल्स वी हैव टू टेक केयर, और जो चीज़ों को हमने ध्यान रखना है वो मैं आज इसी लेक्चर में बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। वी कैन हैव क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन 3 थिंग्स। 1, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि इफ एरिया इज चेंजिंग, एरिया ऑफ द लूप इन विच यू आर फाइंडिंग द करंट इंड्यूस, और इफ यू आर फाइंडिंग द EMF, तो उसका एरिया इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, अल्टीमेटली चेंज हो रहा है, देन हाउ और व्हाट EMF विल बी प्रोड्यूस्ड। एंड द सेकेंड क्वेश्चन टाइप इज व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज बीइंग चेंज्ड, देन व्हाट EMF विल बी प्रोड्यूस्ड। cos थीटा का चेंज नहीं आएगा बिकॉज इट मेक्स क्वेश्चन
somewhat complicated, जो कि बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच के लिए नहीं आएगा. Okay, that's for IIT JAM Physics. Now let's start with our first question, where the magnetic field is being changed. तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो हमें कैसे ईएमएफ निकाल सकते हैं, आज इस क्वेश्चन में ये सीखेंगे. So let's see. These are the formulas we going to use in today's lecture. So write it down. Now let's start with the first question. I want you all to pause the video here. आप रोक दीजिए वीडियो and read out the question. क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक मैं आपको नहीं समझा सकता. So pause the video, read out the question, and then we will start our solution. Okay. Now let's start the solution. What strategy do you use for solving any question? जो कि मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं कि क्या स्ट्रेटेजीज यूज करनी चाहिए, वो मैं आज आपको भी बताता हूं. What you should do is फर्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए, रीड आउट द क्वेश्चन वेरी फास्ट सो दैट यू गेट टू नो क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या क्या क्वांटिटीज दी हुई है. तो अगर मैं जल्दी जल्दी रीड आउट करूं तो मेरे को क्या साइड दी हुई है, डन, आई नो. मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, डन, आई नो. फर्स्ट स्टेप इज ओवर. नाउ व्हाट इज द सेकंड स्टेप? द सेकंड स्टेप दैट यू मस्ट फॉलो इज, what is the question asked? In question you are asked induced EMF in the loop to find the induced EMF. तो आप याद करेंगे कि आपको क्या फॉर्मूला पता है induced EMF से रिलेटेड. तो आप सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला याद करेंगे. तो आप कहेंगे कि फैराडे ने बोला था कि डी फाई बाई डी टी गिव्स यू माइनस ऑफ EMF, और यही मुझे फाइंड करना है. और सेकंड फॉर्मूला जो आपके दिमाग में आता है कि डी बी इज नथिंग बट बी ए कॉस थीटा. आप यहीं पे रुक जाएंगे. दिस इज द थिंग्स यू नीड टू डू फर्स्ट. उसके बाद आप ट्राई करेंगे कि मैं कैसे इसको कंप्लीटली सॉल्व करूं ताकि मुझे ईएमएफ मिल जाए. तो इसी स्ट्रेटेजी से हम शुरू करते हैं. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एरिया ऑफ द लूप इज गिवन, साइड इज गिवन ए, एंड यू नीड टू फाइंड द ईएमएफ. आपको फॉर्मूला भी पता है. तो यू कैन सी द बी इज इन जेड कैप डायरेक्शन. दिस इज जेड कैप, दिस इज एक्स कैप, एंड दिस इज वाई कैप डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन इन जेड कैप डायरेक्शन. ओके, सिंपल. एंड व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड गिवन? This is kt square. And now you will find one by one all the things. First, let's go to cos theta, the angle between area vector and the magnetic field. तो इस लूप का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है? अपवर्ड्स. एंड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ कोर्स अपवर्ड्स. तो एंगल कितना हुआ? एंगल थीटा इज 0 डिग्री. So you can write cos theta is equals to 1 because cos theta is 0. Cos theta 0 is 1. Okay. And second thing, area. Area is not changing, so we can pull it out of the derivative. तो अब यहाँ पर हमारे पास आ गया है माइनस ए स्क्वायर डी बी बाई डी टी. क्लियर? minus a square, put the values of magnetic field into this, d k t square by dt. Okay students, comfortable? Now we can easily solve the derivative here. You should know minus a square 2kt is the answer. You get the EMF. This is the solution of this question. Now first question is clear to you. Such questions are usually given in your exam. Now the second question might appear to you as the change of area. When the change in area is given and you have to find out the induction or induced EMF. Okay, remember the units of EMF is volts.
Okay, now for this case, we have a special case named as motional EMF. And what do you by motional EMF? Motion. Through motion, we induced EMF. Or through motion, we change the area. Let's see this example so you better understand. I will give you a direct formula for solving all the question based on motional EMF. Okay? I'll provide you earlier so that you can already think this B is equals to, sorry, the formula for motional EMF is EMF is equals to BLV. V is the velocity of the loop being pulled out of a uniform magnetic field. हमें क्या चाहिए? अगर EMF इंड्यूस करवाना है तो क्या फ्लक्स चेंज होना चाहिए? क्या फ्लक्स चेंज तभी होगा जब हम या तो एरिया चेंज करें? बिल्कुल. फॉर दिस मोशनल EMF केस वी आर चेंजिंग द एरिया ऑफ द लूप. एंड हाउ? सी, अभी इसका एरिया इतना है इस लूप का, रेड लूप का, इसी के अंदर ये कंडक्टिंग लूप है, इसी के अंदर करंट इंड्यूस होगा. तो अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में पुल करूं तो क्या इसका एरिया कम होता रहेगा? सी, so by this I am changing the loop area, and by changing the loop area I am inducing a EMF. Clear? So let's start. So you are clear. Now I can provide you a brief introduction of the derivation to drive this formula. What formula? EMF is equals to BLV, because it gives you a better feeling of physics. ये आपको फिर अप्लाई करने में ज़्यादा आसानी रहेगी. Let's suppose this length is L and this length is S and you are pulling this loop with velocity V. Then if I want to solve this EMF, तो इसमें क्या हो रहा है? क्या बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज या डिक्रीज या चेंज हो रही है? नहीं. तो सो आई कैन पुल दिस आउट ऑफ माई इक्वेशन. सो आई गेट माइनस बी. एंड व्हाट अबाउट कॉस थीटा? यू कैन सी द मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड्स. द एक्स साइन शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड्स. So if the magnetic field is downwards and the area vector is upward, then what is the angle? The angle is 180 degree. That means cos theta is nothing but -1, because cos 180 degree is -1. So minus dA by dt, and minus sign will gives you plus sign. Okay, now to solve B dA by dt, I will substitute A by A is nothing but L into S, the length in and the width. So B is d LS by dt. If I take out L outside, because अब मैं चाहे इसको कितना भी बाहर पुल कर लूँ, L चेंज नहीं होगा, L की लेंथ यही रहेगी, S डिक्रीज होता रहेगा. ओके, सो B L, and what is ds by dt? ds by dt is B L, this is V. So here we arrived at our final formula for motional EMF. So this is a very important formula for your exam, IIT JAM exam, based on the concept of electromagnetic induction. Now we can solve a question based on this motional EMF. I would like you to pause this video and try it by yourself. Let's see. This motional EMF provides you the formula. Okay, in this question what is being said is we have a loop, और इस लूप के डायमेंशंस दिए हुए हैं आपको. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जिसके अंदर ये लूप है उसकी वैल्यू दी हुई है. आपको वेलोसिटी दी हुई है कि 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से इस
लूप को बाहर की तरफ पुल किया जा रहा है अलोंग दिस साइड, एंड दिस साइड इज 2 centimeter and this side is 8 centimeter. Okay, now you are asked for two questions. One is for longer side and another is for shorter side. I will divide this. This is the question you have to practice. तो इससे ये पता लगेगा कि आपने क्या सही समझा जो मैंने पिछली स्लाइड्स में समझाया आपको. तो इसे प्रैक्टिस करने के लिए आई विल गिव यू हिंट कि यहां पे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं. फॉर द लॉन्गर साइड यू हैव टू कैलकुलेट ईएमएफ एंड फॉर द शॉर्टर साइड यू हैव टू कैलकुलेट ईएमएफ. और इसका मतलब क्या है कि क्या लॉन्गर साइड क्या शॉर्टर साइड. द क्वेश्चन इज कि व्हेन द वेलोसिटी इज नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड. इसका मतलब ये जो केस यहाँ पे मैंने पिक्टोग्राफिकली शो किया हुआ है ये फॉर द शॉर्टर साइड है, बिकॉज इस लूप के शॉर्टर साइड से हमने पुल कर रहे हैं लूप. दिस इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी नॉर्मल टू द शॉर्टर साइड. ओके, कंफर्टेबल. नाउ how will you calculate the EMF? You have given B given here is 0.3 Tesla. Anything else? V given here is 0.01 meter per second. I have changed the unit from centimeter to meter, centimeter per second to meter per second. And rest of the thing is for shorter side, what is L? Take this example. Here L is this 2 centimeter. So I will use B is 0.3, L is 0.02 and V is 0.01. So what EMF is induced in it? You can easily find out. It's 6 into 10 raised to power minus 5 volts. Similarly, you can do it for longer side as well. So I want you to try for the longer side and tell me the answer in comment box. And for the next question, I will give you this question: how long does the induced EMF last? This also I want you to try by yourself. तो क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं? आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा कि this is based on the formula, the theoretical concept of electromagnetic induction, which says कि induced EMF तब तक आएगा जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी. इंड्यूस्ड करंट तब तक आपको देखने को मिलेगा लूप में जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी. सो इस केस में जब तक एरिया चेंज हो रहा है तब तक आपको induced EMF मिलेगा. So I want you to comment in the comment section the answer of both these question. One is the longer side, the EMF induced in longer side, and the second is how long does the induced voltage last, both for longer side when we are pulling normal to longer side or normal to shorter side. So in the next lecture we are going to cover the Lenz law, which is one of the important topic related to electromagnetic induction, and we will be going to practice more questions based on today's formula and today's lecture. So thank you so much. Keep learning, be healthy.